ठीक है। हाँ, कैपेसिटर में भी जितना पढ़े उसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। हम्म। नहीं है। ठीक है। और वो बोर्ड के लिए बना रहे हो, जैसे जो भी डेरिवेशन है ये सब है, एनसीईआरटी एक बार रीड करना है। सर एनसीईआरटी और से बना रहे हैं। हाँ, वही एनसीईआरटी बोर्ड के लिए वही काफी है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसे देख लेना है, जो डेरिवेशंस है और प्रीवियस ईयर आता है वो एक बार देखते चलना है सारे, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि वो देखने से पता चलता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड ही रहता है। मतलब कि 5 साल का देखोगे तो अभी जो आएगा वो हो सकता है 2 साल पहले आया हो। तो एक बार अगर वो बना सर लिए बोर्ड तो का बोर्ड की। प्रीवियस ईयर, हाँ। बोर्ड एग्जाम वाला प्रीवियस ईयर। हाँ, हम बोर्ड के एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग का भी जो बुकलेट है उसमें एक्सरसाइज 1 वाला वही सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देख सकते हो क्या 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 क्वेश्चन आया है, किस तरह का है। ठीक है, तो आइडिया रहेगा। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो, या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़ो, क्योंकि बोर्ड में सारे एक्सप्लेन करके लिखने पड़ते हैं। तो आइडिया रहेगा हाँ हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि 11th तो शायद स्कूल में भी एग्जाम हुआ नहीं है, ऑनलाइन में ही बीत गया है। ठीक है, तो वहां पे यस कोई सर। आइडिया नहीं रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है। तो एक ही बार अगर मान लेते हैं अगर हुआ एग्जाम तो कैसे लिखना है ये आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, और इस साल तो नहीं हुआ तो अगले साल अगर नहीं होगा तो अलग ही बात है। लेकिन कह नहीं सकते हैं, अब लगभग सिचुएशन ठीक हो रहा है, पता नहीं थर्ड वेव क्या है। ठीक है, ना है तो बढ़िया है। तुम लोग क्या चाहते हो कि अगले साल भी रहे? हम्म। नो सर ना रहे। सर एग्जाम देना सर। अरे। ठीक है, नहीं रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। मान लेते हैं सबका अगर एवरेज आता है तो भी खराबी ही है। ठीक है, आगे चल के जब जॉब के टाइम में जाओगे तो वहां पे वो लोग दिक्कत करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नया चैप्टर करेंट। ठीक है, जैसे कि करंट के बारे में अगर हम लोग जाने तो करंट के बारे में हम लोग कुछ क्या बहुत कुछ ही जानते हैं। ठीक है, बचपन से लगभग देखते आ रहे हैं कि बल्ब जलाना हो, पंखा चलाना हो, कुछ भी करना हो तो उसमें हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, करंट का यूज करते हैं। ठीक है, और आज के डेट में तो बहुत ही लाइफ का एक अहम हिस्सा हो गया है। आधे घंटे करंट कट जाए तो लोग त्रहिमाम त्रहिमाम करने लगते हैं। ठीक है, भले पानी ना आए, नहीं नहाएंगे चलेगा, लेकिन बिजली रहना चाहिए। ठीक है, ताकि मोबाइल चार्ज रहे। खैर, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें भी जो है चार्ज के कारण ही है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहेंगे। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है चार्जेस को हम लोग हमेशा जब स्टैटिक अवस्था में था तभी हम लोग उससे डील कर रहे थे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में चार्ज दिया हुआ है, रेस्ट पे है, तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट है ये चीज हम लोगों ने पता किया था। कैपेसिटर में भी चार्जिंग के दौरान फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, लेकिन हम लोग मोस्टली स्टेडी स्टेट की ही बात किए थे, जब चार्ज जो है मैक्सिमम आ गया हो कैपेसिटर पे तब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन में मूव करेगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैसे हम लोग उसे यूनिफॉर्म मोशन मानते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे चार्ज होते हैं, अगर कंडक्टर में देखें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो सारा रैंडम मोशन करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कैसे यूनिफॉर्मली कंडक्टर के अंदर मूव करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन में। अगर वो देखेंगे तो फिर हम लोग बोले थे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है चार्ज का तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में वो चीजें चलेंगी कि हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा और कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें चलते रहेंगे। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कि करंट क्या होता है। ठीक है, करंट को कंडक्टर में कैसे डील करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे यूनिफॉर्मली मूव करते हैं, कितने स्पीड से मूव करते हैं, ओम्स लॉ क्या होगा, फिर केवीएल केसीएल क्या है जो हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे, फिर रेजिस्टेंस का वही सीरीज पैरेलल, फिर सेल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल का कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। करंट, तो जैसे कि अगर हम मान ले कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो है कि अगर हम देखें कि इस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसका इस एरिया से अगर इस साइड से इस साइड डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी हो, और डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, कोई भी कंडक्टर या कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक साइड से दूसरे साइड डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसे आई से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई या कैपिटल आई। तो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि हम लोग आई अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ध्यान रहे कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे ये साइन लगाते हैं। ये साइन का मतलब होता है कि हम आई एवरेज लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज करंट क्या होता है, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम। ये जो है इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताओ। एम्पी एम्पियर। ठीक है, एम्पियर कैपिटल ए से लिखते हैं। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यस ठीक है, हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे, उसमें से ये एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर, बोलो। स्केलर स्केलर होगा। वैसे तो करंट का डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि टेंसर है। ठीक है, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम इसे ऑप्शनल मानेंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो स्केलर लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। टेंसर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कि करंट। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है।
या फिर टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं कहेंगे। वेक्टर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन था उसे ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि ये तो था एवरेज, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस शब्द से ही हमें पता है कि किसी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है। जैसे कि 3 बजे, ऐसा नहीं कि 3 घंटे में कितना हुआ, बोला जा रहा है कि एट पार्टिकुलर टाइम, इस टाइम पे कितना होगा। क्लियर है? तो उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तो उसे हम लोग आई से लिखते हैं। आई क्या होगा? द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि चेंज इन टाइम जो है बहुत छोटा हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, इसे हम ऐसा अगर लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस होगा। इस चीज को ही हम लोग डी क्यू बाई डी टी के टर्म में लिखते हैं। क्लियर है इतना? लिमिट शायद हो गया है मैथ्स में, ये थोड़ा सा बच गया। और डिफरेंशियबिलिटी। अभी वो नहीं भी नहीं स्टार्ट। ठीक है, तो वहीं से ये आता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, डी क्यू बाई डी टी ऐसा फॉर्मेट रहता है, तो उसे हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट लिखना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि चार्ज निकालो, तो हम लोग डी क्यू हम लोग लिख सकते हैं आई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, किसी टाइम टी इंटरवल में दिया होगा, तो यहाँ से 0 से क्यू चार्ज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट टाइम डिपेंडेंट दिया हो या फिर चार्ज टाइम डिपेंडेंट दिया हो, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितना करंट है, कितना चार्ज है, जो भी पूछा जाए। एक चीज और कि अगर यहाँ से हम लोग चार्ज निकाल लिए तो डेल्टा क्यू जो भी होगा वो n इंटू ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछेगा कि कितना चार्ज पास हुआ, तो कितना चार्ज पास हुआ हम इससे निकाल सकते हैं। अगर एवरेज है तो डायरेक्टली यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी कर सकते हैं, तो चार्ज पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हुए, तो हम लोग जो भी चार्ज निकाले उससे एन लिख देंगे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई ई। क्लियर है? ये यस सर। सारे चीज हम लोग 10th क्लास में किया करते थे। 1/e का वैल्यू 6.28 याद रख सकते हो, 18 आता है। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी दे, 25 सॉरी। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 में चार्ज से जो भी रहेगा उससे मल्टीपल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, करेंट डेंसिटी। ठीक है, करेंट डेंसिटी इसे हम लोग जे से लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जानते हैं कि जो करंट है वो स्केलर है, तो कभी कभी पे उस पे डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कराया गया जिसे बोला जाता है करंट डेंसिटी। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्टिंग अलोंग फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के अलोंग तो इसका डायरेक्शन है एंड हैव मैग्नीट्यूड
इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट क्या होगा, पर यूनिट एरिया होगा और एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि जे को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे करंट अपॉन एरिया। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा कोई भी क्रॉस सेक्शन है, इसमें जैसे आई बह रहा है, हमें एक ऐसा क्रॉस सेक्शन दे दिया है, ठीक है, बोल रहा है कि ये ए है, ठीक है। तो इसमें ए हम लोग हमेशा कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट और इस एरिया का अगर हम सरफेस से देखें तो कोई एक एंगल बन रहा है, तो हम लोग हमेशा ऐसा एरिया लेंगे जो परपेंडिकुलर टू करंट होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, यानी ये वाला एरिया क्या होगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ से ए डैश जो दिख रहा है या फिर ए परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, ए ऑफ कॉस थीटा दिख रहा है, तो यही वाला एरिया हमेशा लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि एरिया जो है परपेंडिकुलर, जो सरफेस होना चाहिए परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू फिगर हम लिख सकते हैं आई बाई ए ऑफ कॉस थीटा। ये क्या है, तो सरफेस ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे जो है दिख रहा है कि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कभी कभी कहीं कहीं पे देखोगे कि तो एन कैप लगा दिया जाता है, एन कैप यानी डायरेक्शन बता रहा होता है जे का, ये डायरेक्शन किधर होगा, कहें अलोंग फ्लो ऑफ करंट। ऑल्सो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो आई को लिख सकते हैं जे डॉट ए। ठीक है, जे डॉट ए लिखे, यानी कि जे कॉस थीटा आएगा, ए परपेंडिकुलर वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान से देखो कि एरिया वेक्टर एक में हम लोग इसे स्केलर यूज कर रहे हैं और एक में वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं आता है, हमेशा स्केलर ही रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? ये सारे चीज बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर है, इसमें से ऐसे करंट बह रहा है, तो यहाँ से I1 अंदर गया, इसका एरिया जो है A1 है, इसका यहाँ से I2 करंट निकला, यहाँ पे एरिया A2 है। तो रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2 क्या होगा, बताएगा कोई? बोलो। I1 by I2 is equal to A2 by A1. नहीं, अच्छा ज्यादा कौन होगा, I1 या I2? I1। I1 ज्यादा होगा। करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि डेल्टा टी टाइम देखते हैं और यहाँ भी डेल्टा टी टाइम में देखते हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ से अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ है तो यहाँ से भी उतना ही पास होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब कि इस पोर्शन में कुछ चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, चार्ज स्टोर होगा तब यानी कि स्पार्किंग होगा और ये जल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो यहाँ से वहां तक जो चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि पहले इस कंडक्टर में जितने चार्ज थे अभी भी उतने ही रहने चाहिए, यानी कि इससे जितना अंदर गया होगा उतना ही बाहर गया होगा।
तो दोनों में से हम जो अच्छा लगे उससे कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हमें सेम मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि करंट I1 इक्वल टू I2 होगा। ठीक है, बोल सकते हैं सिंस इन सेम टाइम इंटरवल same current will charge will flow from both ends। दोनों एंड से जो है सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है कि एक पाइप है, पाइप से हम लोग पानी डाल रहे हैं। अगर पानी पूरा फुल है, एक एंड से अगर हम 1 लीटर पानी डालें तो दूसरे एंड से कितना गिरेगा? 1 लीटर ही। यस सर। ठीक है, वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम पानी डाले वही गिरा। ठीक है, जो दूसरे एंड पे पानी है वही गिरा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहा। तो वैसे ही जो ये चार्ज है यहाँ से मूव करके यहाँ आया होगा, तो यहाँ वाला चार्ज इधर गया होगा। जैसे हम लोग पाइप में देखते थे कि अगर हम पाइप का मुंह छोटा कर दें तो स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन और अगर मोटा रहता है तो स्पीड कम रहता है। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो किया होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते थे कि सेम वॉल्यूम ऑफ Yes. वाटर सेम अमाउंट में ट्रेवल किया होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है सेम टाइम इंटरवल में फ्लो किया है, इसलिए करंट जो है सेम। ठीक है, अगर हम बोले कि J1 है, यहाँ का करंट डेंसिटी J1, यहाँ का करंट डेंसिटी J2, तो J1 J2 में क्या रिलेशन होगा बोलो? बोलो, J क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया है। Yes. करंट के प्रोपोर्शनल था, लेकिन करंट तो सेम है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि J1 और J2 में जो रिलेशन होगा वो J1 होगा, वो क्या होगा? कम होगा एज कम है। कम्पेयर टू J2, क्योंकि एरिया जो है A1 जो है इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो ये चीज J1 J2 में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ये करंट डेंसिटी। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस निकालने रहेंगे। करंट क्या होता है, उस I इक्वल टू Q बाई A, उससे हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं कि चार्ज दे दे, इतने टाइम में इतना चार्ज पास किया, करंट निकालो, तो उसमें कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे तो आराम से हो जाएगा। करंट पता हो गया तो करंट डेंसिटी भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, वैसे भी बेसिक बेसिक है, और आज के क्लास में यही रहेगा। ठीक है, नहीं कि सब कुछ जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं लगभग वही चीज है, नया कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा हमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा, बाकी तो यही है। ठीक है, इसके बाद है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा। क्या होगा बताओ? Set opposite to flow of electrons. ठीक है, अगर हम बोल दे कि अगर हमारा कंडक्टर है, इसे अगर हम ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो क्या बोलते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। हम जानते हैं कि हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हायर टू लोअर होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम छोड़ेंगे तो इधर की तरफ फ्लो करेगा,
और एक निगेटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो इधर की तरफ फ्लो करेगा। किसी को इसमें कोई शक, दिक्कत? तो जो भी करंट का डायरेक्शन है वो हायर से लोअर अगर हम मानते हैं ऐसा, यानी कि करंट का डायरेक्शन हम लोग ये मानते हैं। ठीक है, तो अगर वो करंट डायरेक्शन मानते हैं तो हम इस किस किस टर्म में बोल सकते हैं? तो पहला, डायरेक्शन ऑफ करंट इज along, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के along, यानी कि और क्या कर सकते हैं? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, एक ही बात है। पॉजिटिव चार्ज भी किधर से किधर जाता है? हायर टू लोअर ही जाता है, वही चीज लिखा हुआ है। या फिर और क्या बोल सकते हैं इस चीज को? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को दिक्कत? तीनों चीज एक ही है। सेकेंड, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं कि और लोअर अपोजिट टू, या फिर एक ही चीज याद रखो, ठीक है। हायर टू लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बचपन से Yes. हमें पता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। एक्चुअली में पहले जो था, लोगों ने सोचा था कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है और वही मूव करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा कन्वेंशन निकला था। अब बाद में पता चला कि जो निगेटिव चार्ज है वही मूव करता है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वही फ्री होते हैं और वही मूव करते हैं। तो सिर्फ ऐड कर दिया गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन हम कन्वेंशन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही घुमाते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज होता है चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये चार्ज कैरियर्स क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज कैरियर समझने के लिए हम छोटा सा कहानी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास मॉल है, ठीक है, मॉल या गोडाउन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है। अगर गुड्स को जो प्रोड्यूस कर लिए हम लोग, अगर हम इसे फैक्ट्री में ही रखे रहे, लेट से कपड़ा ही बना रहे हैं, तो फैक्ट्री में ही कपड़ा रखे रहेंगे तो हमारे किसी काम का होगा क्या? नहीं। No, Yes, हमें sir. उसे बेचना है तो कहाँ भेजना पड़ेगा? मॉल में। किसके थ्रू हम लोग भेजते हैं? कहाँ, किस चीज से भेजते हैं? ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, जो भी चीज है, तो हम लेट से मान लेते हैं ट्रक। ठीक है, ट्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर बोलते हैं। यानी yes, sir. कि अगर ये फैक्ट्री है, सामान प्रोड्यूस किया, तो ये ट्रक जो है गुड्स को उठा के लेके कहाँ जाता है? मॉल में जाता है। अब वो ट्रक वहां गया, खाली हो गया, सारा सामान उतर गया, तो ट्रक वहीं रह जाता है कि फिर से घूम फिर के आता है? फिर से यहाँ आएगा। ठीक है, आएगा, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी इसमें करंट दौड़ना शुरू होता है। तो हम देख रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 माने तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का V माने तो यहाँ का भी V है, मान लिए। अब अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि पॉजिट्रॉन हम बोल रहे हैं,
वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम एक पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज जो कि इस एंड पे था, तो इसके पास एनर्जी कितना था बताओ? एनर्जी कितना होता है? Q इंटू वी होता है। अगर yes, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी की बात करें इसका, तो A इंटू वी हमें दिख रहा है। ये बेचारा यहाँ से चला 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 आया, यहाँ आया, तो इसके पास फाइनल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया। yes, ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज है, इस चार्ज के पास जो एनर्जी था वो इस कंडक्टर ने यूटिलाइज कर लिया, उससे ले लिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस रास्ते से फिर यहाँ से आएगा बैटरी के पास, बैटरी से भिक्षा मांगेगा, भीख मांगेगा कि भाई मेरे पास सब खत्म हो गया, लूट गए, बर्बाद हो गए, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है कि बैटरी 0 से हायर, यानी कि इस चार्ज को इससे इधर की तरफ ट्रांसफर करा, यानी कि फिर से हमें यहाँ से बैटरी ने इसे चार्ज कर दिया, यानी कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी क्या होगा? तो हम जानते हैं E इंटू वी होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। यहाँ से जब आया तो इधर जब हमें दिखा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास पॉजिट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो पॉजिट्रॉन इसके पास जो है अब एनर्जी है, यहाँ पे आया, वो एनर्जी फिर कंडक्टर ने छीन लिया, फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो हम लोग कहते हैं, तो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने, यानी कि एनर्जी कैरी करने के काम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ? तो बैटरी से एनर्जी ले जाके कंडक्टर, कंडक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि वहां बल्ब लगा होगा, पंखा लगा हो, एसी फ्रिज जो भी लगा हो, यानी कि वहां पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इतना चीज हमें समझ में आ रहा है कि अगर जो हम बैटरी लगाए, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स का काम क्या है? तो एनर्जी को कैरी करना। कहाँ से? तो बैटरी से एनर्जी लेता है और ले जाके कंडक्टर को दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इन्हें जो बोलते हैं, जो एनर्जी कैरी करते हैं, उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एनर्जी कैरियर्स नहीं करते हैं, करते हैं चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स का काम क्या है? बात समझ आया? energy, Yes, sir. ठीक है, चार्जेस कैरीज एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू कंडक्टर। ठीक है, बैटरी से कंडक्टर तक एनर्जी कैरी करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। जैसे कि जो ट्रक था, सामान कैरी कर रहा था, तो उसे हम गुड्स कैरियर कर दिए, तो यहाँ एनर्जी कैरी कर रहा है, लेकिन हम लोग एनर्जी कैरी ना करके चार्ज कैरियर्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज कैरियर्स है, हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, लाइट। जो कंडक्टिंग है, इंसुलेटर में तो चाहे फ्लो ही नहीं करता है, तो उसकी बात ही क्या करें। तो कंडक्टर्स में जो ये काम करते हैं, वो कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो काम करते हैं, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस होल्स। ठीक है, होल्स क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर में पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकल जाते हैं, तो वहां वैकेंट स्पेस छोड़ते हैं, उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल्स। ठीक है, वो भी हम लोग ट्रीट कर लेते हैं कि वो भी मूव कर रहा है, वो भी चार्ज कैरियर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबको पता है? yes, तो बताओ इसमें चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? ions, आयंस। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों।
ठीक है, जैसे H2SO4 है तो H प्लस SO4 2 माइनस दोनों ही काम करेंगे। इसके बाद है ओम्स लॉ, बचपन में पढ़े थे, क्या था? Potential difference directly proportional to current. ठीक है, अगर कोई एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इसमें I बह रहा है, तो ओम्स लॉ यही कहते थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर current through conductor is directly proportional to potential applied across it। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिखते थे कि I V by I इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट का वैल्यू आता था R। स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा क्या ओम्स लॉ? No, No, ठीक है, ध्यान में रहेगा, बोल सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट अक्रॉस a conductor is directly proportional to potential difference across it। ठीक है, ये जो R है इसका वैल्यू, इस क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ दिख रहा है V और I प्रोपोर्शनल है और इनका रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम V को डबल किए तो करंट भी डबल होगा। तो दोनों का रेशियो अगर हम लोग देखें तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर पहले 5/4 था, दोनों को डबल कर दिए तो 10/8 हो जाएगा, तब भी अगर देखें तो रेशियो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन V और I, पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर और करंट उससे कितना जा रहा है, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमें दिख रहा है कि V इक्वल टू IR है, यानी कि अगर हम V वर्सेस I कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो V वर्सेस I कर्व जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा जो सेंटर से पास होगा, और इसका स्लोप हमें दिख रहा है कि स्लोप इक्वल टू R होगा। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू mx का फॉर्म में कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है कि I वर्सेस V कर्व है। ठीक है, तो I वर्सेस V कर्व में ऐसा ही ग्राफ जाएगा, लेकिन इस समय अगर हमसे स्लोप कहा जाए तो स्लोप क्या होगा बताओगे? minus माइनस नहीं, y पे है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे I इक्वल टू V बाई R, y just इक्वल 1 टू by mx दिख रहा है, तो स्लोप क्या दिख रहा है? 1/r। ठीक है, हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, इसी के फॉर्म में सब रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो ओम्स लॉ है ये बहुत जगह पे वैलिड नहीं है, तो कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ये जो ओम्स लॉ है बहुत जगहों पे वैलिड नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है तो देखते हैं। पहला, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई रहा तो जो भी हम मेटल की बात कर रहे हैं वो जो मेटल है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि हायर टेम्परेचर फॉर मेटल्स
ठीक है, जो शुरू में ओम्स लॉ फॉलो कर भी रहे थे वो बाद में फॉलो नहीं करते हैं। रिवर्स साई कर्व बनाएंगे तो हमें लगना चाहिए कि इसके क्रॉस जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे ये ऐसा न जाके ऐसे जाता है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है। ठीक है, डायोड्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसमें जनरल जो है ऐसा जाता है, ये आई वर्सेस वी कर्व अगर हम बना रहे हैं तो इसका कर्व ऐसा आता है, यहाँ 0 पे आता है, यहाँ से शार्पली बेंड। इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे चीज हुए। वही गैलियम एंड आर्सेनाइड का अगर रहा, गैलियम आर्सेनाइड का जो हम आईवी कर्व बनाते हैं ऐसा जाता है, इधर आई, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। तो ऐसा हमें 2 रीजन 3 रीजन दिख रहा है। इस रीजन में तो हमें लिनियर दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इस सब रीजन में, आगे नॉन लीनियर। ठीक है, साथ में अगर ध्यान से देखो स्लोप अगर हम देखते हैं 1/r, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन इस रीजन में अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का केस हो गया, निगेटिव रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। ठीक है, तो सब गए सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, तो उसे उधर ही हम देखेंगे क्यों है कैसे। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें, करंट देखे क्या होता है। एक क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी हम लोगों ने एक नया चीज देखा, और चार्ज कैरियर्स किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो चीज हम लोगों ने सीखा। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक सर है, इलेक्ट्रोलाइट कंसेप्ट ऑफ, फॉलो करता है ओम्स लॉ? नहीं वो मेटल्स के लिए ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ये सब भी तो होते हैं। यस। ठीक, सॉलिड मटेरियल के लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम मान ले कि हमारे पास एक कोई भी ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल ये कंडक्टर है हमारे पास। इसमें अगर हम लोग माने कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा बताओगे। यहाँ पे हम कोई भी बैटरी जब कनेक्ट नहीं किए हैं, सिर्फ हीट है इसके पास, तो अगर थर्मल है, तो जैसे कि अगर सोडियम होता, ठीक है, वो भी मेटल है, लेकिन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। फाइनल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो कि लूजली बॉन्ड होता है। अगर हम इसे हीट करेंगे, यानी कि हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देंगे तो हो सकता है ये ऐसे बाहर निकल जाए, हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, तो वैसा ही कुछ होता है सारे मेटल्स में, कंडक्टर्स में, जो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं,
वो अगर हीट है, रूम टेम्परेचर पे ही है, तो भाई उसमें वाइब्रेशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन से ऊपर रहता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे है तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वाइब्रेशन होगा। और मान लेते हैं कि अगर कोई इम्प्योरिटीज है, प्लस है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और टूट के भागेगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। ऐसे ही जो है इलेक्ट्रॉन्स में भागा भागी चालू रहेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कितना भी प्योरी मेटल बना ले तो उसमें 0.1% या कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सब के कारण क्या होता है कि इसमें और जो है भागा दौड़ी बन जाता है, हिट करते हैं तो भी या नहीं करते हैं तब। तो जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भागा भागी इसमें होगा। तो भागा भागी जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रैंडम, इसका कोई फिक्स पाथ तो है नहीं, तो इसमें नहीं। ऐसा जिगजैग मोशन करते रहता है। यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं कि रैंडम मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जिगजैग पाथ, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री पाथ फॉलो करता है। ये किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यानी कि थर्मल हीट की वजह से, थर्मल हीट प्रोवाइड करता है टेम्परेचर, उसकी वजह से ऐसा जिगजैग पाथ होता है। ठीक है, यानी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, उसको किधर की तरफ से बुलावा है या किधर भी भटक गई। लेकिन ठीक है, जैसे कि हम ही स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन आने में अगर लेट है तो सामान रखते हैं, किसी को बैठा देते हैं, उसके बाद इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, किधर जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं। लेकिन वही जब ट्रेन इंटर हो रही होती है तो हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागते हैं जिधर हमारा सीट रिजर्व हो। देखते हैं कि अच्छा बोगी आगे गया तो आगे भागेंगे, पीछे गया तो पीछे भागेंगे। तो वैसा ही है कि अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर के क्रॉस में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी कनेक्ट करने से यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि इधर लोअर पोटेंशियल हमें मिल रहा है माइनस, इधर हमें प्लस में बोल रहे हैं, इधर का पोटेंशियल 0 बोल रहे हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से पोटेंशियल इधर की तरफ प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो हमारा पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव ही मानते हैं, पॉजिट्रॉन था, इस पॉजिट्रॉन पे एक अब फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू हो गया, E इंटू ई। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था पहले लेट से कि ऐसा मूव करा था, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ मूव किया था, यहाँ से ऐसे गया था, इधर आया था, फिर यहाँ आके खत्म हुआ। अब अगर हम इस पे इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण सोचो कि इस रास्ते से ये जा रहा था, लेकिन अब इससे इधर की तरफ फोर्स लगा तो क्या वो अब ऐसा किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत आगे फॉरवर्ड हुआ होगा, बोलो। Yes. ठीक है, यानी कि वो यानी कि जो ब्राउनियन मोशन है, इसका जो जिगजैग मोशन है, ये बहुत ही हाई स्पीड होता है। ठीक है, हाई स्पीड से होता है। हाई स्पीड कहने का मतलब वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर का होता है, बहुत हाई है। ठीक है, उतना स्पीड से हो रहा है तो हम उसके पाथ को तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सब में शिफ्टिंग हो जाएगा, और उस शिफ्टिंग से हमें दिखता है कि ऐसा, मतलब पहुंचना था यहाँ पे, पहुंच गए यहाँ पे, ए से चले बी पे पहुंचना था, लेकिन पहुंचे कहाँ, बी डैश पे। तो हर जगह हमें दिख रहा है कि ऐसा हम शिफ्ट कर गए हैं, हर जगह आगे की तरफ ऐसा शिफ्टिंग नजर आ रहा है।
ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़े थे कि अगर रिवर वाला प्रॉब्लम, इधर अगर रिवर बह रहा है, ठीक है, यू स्पीड से, हम इसमें तैरने लगे इधर स्पीड वी से, तो क्या होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे बताओ? थोड़ा राइट। इधर कहीं, यस। ठीक है। यानी कि अगर ये था, ये बी था, तो हम सी पे पहुंचेंगे। और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो? ड्रिफ्ट बोलते थे। यस। ठीक है, यानी कि पानी के बहाव के साथ जो बढ़ा उसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते थे। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का पाथ जो था सो तो था, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहने लगा। यानी कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ शिफ्टिंग हुआ, और इस शिफ्टिंग हुआ, यानी कि जो शिफ्टिंग है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस शिफ्टिंग का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। ठीक है, ये जो स्पीड ऑफ शिफ्टिंग जो है इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन अगर ले तो वेलोसिटी, नहीं तो स्पीड ही लेते हैं। क्लियर है? तो Yes, sir. ड्रिफ्ट स्पीड किसे कह रहे हैं, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब इसमें कुछ एजम्पशन लेते हैं करंट पढ़ने के लिए। तो क्या क्या एजम्पशन है वो चीज हम लोग अब कहते हैं। एजम्पशन पहला, जो रैंडम मोशन हो रहा था, तो रैंडम मोशन में क्या हो रहा था कि एक जगह से एक इलेक्ट्रॉन चला तो उसकी जगह किसी और ने भी ले लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चला, ऐसा घूम के गया, तो मान के चले यहाँ से गया, घूम फिर के वो फिर से यहीं पे आ गया। यानी कि पी पॉइंट से चला था, फिर घूम फिर के पी पॉइंट पे ही आ गया। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन, यानी कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं तब की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग रैंडम मोशन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इज जीरो। ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है सारे चार्ज का वो जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो भी जीरो है। यस। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो ये भी क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन स्पीड जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन स्पीड नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है कि ओवरऑल जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि यही रीजन है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें और हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इधर से इधर से अगर डेल्टा क्यू चार्ज गया तो इधर से इधर भी डेल्टा क्यू चार्ज आया है। क्यू क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू हमें क्या मिल गया, जीरो। डेल्टा क्यू जीरो यानी कि इम्प्लाइज कि करंट जीरो। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि करंट जीरो है अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए। यानी कि तुम्हारे रॉड रूम में पड़ा हुआ एक आयरन का रॉड, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। खिड़की में लगा हुआ भी रॉड, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन हम टच करते हैं तो हमें करंट का आभास नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो रीजन यही है कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है तो करंट जीरो है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सेकेंड एजम्पशन। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो, यानी कि ये
इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से हम बोलेंगे कि यू एवरेज इनिशियल इनिशियल यानी कि उसके पास इनिशियल जो वेलोसिटी था एवरेज वेलोसिटी वो 0। पहला चीज तो ये मिल गया। दूसरा एजम्पशन ये करते हैं कि अगर ये हमारे पास जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, हमने इसका रैंडम मोशन को तो गोली मार दिया, रैंडम मोशन को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए अब, ठीक है, यानी कि यहाँ से आया तो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर दिए, तब हमें क्या लग रहा है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, जो लाइन लगा के खड़े हैं। एक्चुअली में ये अच्छे हैं नहीं, लेकिन हमने इसे एज्यूम कर लिया कैसे हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, एकदम क्यू में है, ठीक है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे, इधर लोअर पोटेंशियल पे है। प्लस मानते हैं, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है, तो सारे पे इधर की तरफ हमें फोर्स से लगता हुआ नजर आएगा, Yes, sir. दिखेगा। सारे पे हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें फोर्स नजर आएगा। तो हमने पहले ही रैंडम को खत्म कर दिया, दूसरा ये चीज मान लिया, तो सारे के सारे हमें क्या दिखेंगे कि सारे के सारे एक ही स्पीड से मूव करते हुए नजर आएंगे, वो किस स्पीड से, vd। तो सेकेंड एजम्पशन हम यही मानते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड and moves with a constant speed in the direction of, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लेंगे तो अपोजिट। कांस्टेंट स्पीड vd, ठीक है, vd क्या है तो ड्रिफ्ट स्पीड है, ठीक है, यानी कि लाइक soldiers moving during a parade, ठीक है। सोल्जर्स का जो परेड होता है 26 जनवरी 15 अगस्त लाल किले पे, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे सोल्जर्स परेड करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए सारे एक स्पीड से एक साथ मूव करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। ये दो एजम्पशंस हम लोग लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। इन दोनों में किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है? नो सर। No, sir. ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में करंट क्या लिखेंगे? ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, इसे हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक ऐसा एरिया एज्यूम कर लिया, इस एरिया के थ्रू हमें काउंट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें मान लेते हैं कि सारे के सारे किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, वीडी स्पीड से। ये v है, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ 0, इसका लेंथ l है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो अगर हम t इजकल टू 0 पे यहाँ देखना चाहें तो t टाइम में इस एरिया को कितना क्रॉस किया होगा, तो हम लोग यही बोलेंगे कि ये जो t इजकल टू डेल्टा t टाइम पे अगर यहाँ तक आ गया है तो इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इस फर्स्ट वाले एरिया को क्रॉस करके गया होगा, बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि इतने रीजन में भी डेल्टा टी रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इस फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा। तो यहाँ पे एक स्मॉल एन टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए एन है तो एन डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग डिफाइन करें। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इन रीजन, शेडेड रीजन बोल देते हैं, विल क्रॉस ये वाला एरिया, हम बोल रहे हैं गिवन एरिया इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, जो इस शेडेड रीजन में है वही इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए होंगे बता सकते हो? बोलो। n इंटू उसका वॉल्यूम होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू वॉल्यूम कितना है, a वी डी इंटू डेल्टा टी। किसी को दिक्कत इतना में? No, No, sir. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज क्रॉस्ड कितना होगा, any. n ई, मतलब जितना भी है उसमें हम e से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि I इजकल टू जो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, तो एन ई ए वी टी नजर आ रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर हम देखें तो करंट को इतना लिख सकते हैं, एन ई ए वी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, तो चार्ज होना इलेक्ट्रॉन है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी डी ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ऑल्सो यहाँ ध्यान से देखो तो हम लोग जे लिख सकते हैं, जे होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, यानी कि यहाँ से एन ई वी टी। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, एचसीवी उठाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 में इन्हीं सब पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कितने फाइंड करो तो फाइंड कर लेना है। ठीक है, इतना बाद में किसी को दिक्कत No, sir. नहीं है? नेक्स्ट No, है sir. कैलकुलेशन ऑफ वीटी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन, कि हम उसे वो कितना होता है बाकी सब फैक्टर्स जो भी आएंगे उसके टर्म्स में। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर का लेंथ L था, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 इधर भी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर था। यहाँ से E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है तो V इक्वल टू ED लिखते हैं ना, Yes, sir. वैसे ही V बाई। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए लिखिए। अब यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है E इंटू ई।
जब फोर्स उतना लग रहा है तो एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं फोर्स बाई मास लग रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा। ये तो लग रहा है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ध्यान से देखा जाए तो ये हमें कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज बात करा जाए तो यहाँ दो टर्म और यूज करते हैं हम लोग। एक लेमडा, लेमडा को बोलते हैं हम लोग फ्री मीन पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। फ्री पाथ मीन पाथ है, ये क्या होता है तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का भले ही हम कोलिजन को नेग्लेक्ट करे हो, लेकिन हम ये जानते हैं अपने जहन में कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो टकरा तो रहा होगा, वाल से टकराए, आपस में टकराए। जैसे कि गैसेस मॉलिक्यूल्स को अगर हम किसी कंटेनर में रख दें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स टक्कर खाते रहते हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में था, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो पता होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है, तो वैसे ही हम इसे बोल रहे हैं कि मीन फ्री पाथ है, यानी कि विदाउट टक्कर जितना भी डिस्टेंस चला। जैसे कि हम बहुत ही भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पे चल रहे हैं, तो चलते हैं तो कहीं साइड लगता है, कहीं किसी का साइड लगता है, टक्कर होते रहता है, कभी कभी अच्छा टक्कर भी हो जाता है, ठीक है। तुम लोग के साथ हुआ है? पता नहीं ना, ठीक है, कोलिजन होते रहता है। तो कभी कभी टक्कर के दौरान हम लोग क्या होता है कि बहुत भीड़ है तो हमेशा लड़ते हुए चलता है आदमी, जल्दी हो तो और ज्यादा। तो जो दूरी हम विदाउट टक्कर के चले हैं वैसे वैसे दूरी का अगर एवरेज ले ले तो उसे ही हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। एक टर्म डिफाइन करते हैं टॉ, जिसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है तो एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स विदाउट कोलिजन, ठीक है, नहीं कि वो डिस्टेंस है जिसमें कोलिजन नहीं हुआ है वो समय का एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं किसी दौरान में कि अगर हम सिर्फ इसी को कंसिडर करें, एक पॉजिट्रॉन है, ये इतना डिस्टेंस चल रहा है लेमडा डिस्टेंस टी टाइम में, ठीक है, ये टी इजकल टू 0 पे यहाँ पे है, टी इजकल टू टॉ पे यहाँ पे, एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू एवरेज की इनिशियल की बात की जा रही है तो 0 है, क्योंकि इनिशियली जो है पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था, तो हम इनिशियली एवरेज 0 माने हैं। इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन हमें ऊपर दिख ही रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इधर ए है, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि लेमडा इजकल टू क्या होता है, सिंस एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एवरेज होता है तो ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज। तो अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो ये तो हमें 0 ही मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है लेमडा इजकल टू 1/2 ई बाई एम ए इंटू टी, टी की जगह टॉ। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो वीडी आता है, वीडी होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर लिख रहे हैं यानी लेमडा बाई टॉ, तो ये हमें मिलता है 1/2 ई बाई एम ए इंटू टॉ। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड यानी ड्रिफ्ट स्पीड। क्या आ रहा है तो 1/2 ई बाई एम ए इंटू टॉ। वीडी का बहुत जगह वैल्यू ई बाई एम ए इंटू टॉ भी दे रखा है, ठीक है, तो ये भी सही है।
ये भी सही है। ठीक है, एच.सी. वर्मा की अगर माने तो एच.सी. वर्मा के साथ ये से हिसाब से ये सही है। एक्चुअली में सेकंड वाले में डायरेक्टली v इक्वल टू u प्लस at यूज करा गया है और फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट। अब एच.सी. वर्मा जो है वो कहते हैं कि उनका कंसेप्ट इसलिए सही है क्योंकि उसमें हमने एवरेज ले रखा है डिस्टेंस का, टाइम का, सबका, इसलिए यहाँ पे एवरेज का 1/2 भी आया है तो एक्यूरेट देगा। एनसीईआरटी कुछ एक्सप्लेनेशन तो करने गया नहीं है, वो इतना लिख दिया है। तो कंपटीशन वाले में सब इसी चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन बोर्ड में इस चीज को तो इस दोनों चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम लोग तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये हमारा है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ई बाई, हम लोग भी ये यूज करेंगे, ई बाई 2me इंटू टॉ। ठीक है, अब इसके बाद भी क्लास है क्या तुम लोग का? नो सर। ठीक No, है, तो sir. थोड़ा सा टाइम लेंगे। ई बाई 2me इंटू टॉ अगर हमारे पास आया, एंड हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। तो वी डी का अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, इंटू टॉ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर ए ई बाई लिख सकते हैं। और हम लोग पढ़े थे कि ई जो होता है वी बाई एल होता है तो हम एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2me इंटू वी एल वी ए बाई एल लिख सकते हैं। ऐसा लिखे क्यों Yes, है sir. वो अभी समझ में आएगा। v इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, देखो ध्यान से, 2me बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए इंटू आई। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हमें दिख रहा है v इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें r कितना दिख रहा है, तो 2me बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए, जिसे हम लोग लिखते हैं रो एल बाई ए। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, रो क्या है, तो 2me बाई एन ई स्क्वायर टॉ। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। ठीक है, एंड अगर कंडक्टिविटी लिखना हो इसे हम सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा जो होता है 1/रो होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2me। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है कि आर इजकल टू रो एल बाई ए, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो रो का वैल्यू कितना आ रहा है टॉ के टर्म में, तो 2me बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉ आ रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे हमें ये चीज तो मिल गया। ये वाला अगर हम देखें, ये वाला इक्वेशन, इसे अगर हम इक्वेशन ए बोल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए हम जे लिख सकते हैं आई अपॉन ए। ठीक है, तो आई अपॉन ए देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, ए चला गया तो एन ई स्क्वायर बाई टॉ बाई 2me दिख रहा है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2me इंटू ई, यही दिख रहा है। ध्यान से देख लो एक बार, ए नीचे लेके आ जाना है बस। क्लियर है? यस।
यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये वाला चीज सिग्मा नजर आ रहा है, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये E भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं। या फिर इसे ऐसा लिखा जाता है कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड यहाँ से हम लोग लिखते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, और जब ऐसा लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ठीक है, वहीं से आ रहा है, लेकिन ये भी ओम्स लॉ ही है। हायर स्टडीज में जाओगे तो यहीं से शुरू होगा, बाद में वो फॉर्मूला डिराइव्ड होगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को एक बार पढ़ो। और एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व कर लेना है करंट का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे कि किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल, इन सब चीजों पे किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। फिर हम लोग कुछ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे गिवन कंडक्टर्स का, उसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है, Thank you, ठीक है sir. फिर। Thank you, sir. Thank you, sir. सबको थैंक यू।